अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं की पॉइंट्स ऑफ रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन। रोटेशन और सर्कुलर मोशन के आज की इस वीडियो में हम की पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहले रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन में आपको थोड़ा सा बता दूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करेंगे। तो इसमें वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। v शो कर रहा है वेलोसिटी को, s शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को और a शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। जबकि यहाँ हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट की जगह s जो है ना, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करते हैं? थीटा से। v लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ सर्कुलर मोशन में आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी को हम शो करते हैं ओमेगा से। इसी तरीके से a जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है और यहाँ जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं अल्फा से। ये हो गया भाई। तो यहाँ इस पूरी इक्वेशन को तब्दील कर दो, v की जगह ओमेगा कर दो और s की जगह आप कर दो थीटा कर दो और a की जगह कर दो अल्फा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ओमेगा f बराबर है ओमेगा i प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर है ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर और 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा क्योंकि यहाँ हमारे पास ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह f, लीनियर वेलोसिटी की जगह v और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह a है और यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? अल्फा के बराबर है। तो इनके दरमियान रिलेशन का फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ लगाओ इक्वल टू की साइन और यहाँ लगा दो r। ये तीन फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। s इक्वल टू आर थीटा, v इक्वल टू आर ओमेगा, a इक्वल टू आर अल्फा। ए इक्वल टू आर अल्फा जो हम बाकायदा रिलेशन जो हम क्या कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं। तो s इक्वल टू आर थीटा, v इक्वल टू आर ओमेगा, a इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट है मीटर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड और ये हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट। तो ये फॉर्मूले हो गए, ये याद रखने न्यूमेरिकल के लिहाज से। एंगुलर हम बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। एक मिनट। तो यहाँ हमारे पास डायग्राम यहाँ बनी हुई है। तो एंगल सबटेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। देखो ये सर्कल है, इसकी सर्कमफेरेंस है, ये इसका सेंटर है। सर्कमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट्स जिनका सेंटर के मुकाबले में जो भी एंगल बन रहा होता है उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल सबटेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कोई भी दो पॉइंट सर्कमफेरेंस पे हैं, अब आप सेंटर से उनका रिलेशन निकालोगे ना, तो सेंटर पर उनके मुकाबले में क्या हो रहा होता है? एंगल बन रहा होता है। उस एंगल को हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन अभी मैंने बता दिया, याद करने का तरीका था s इक्वल टू आर थीटा। अब ये वो 360 डिग्री, अब देखो 360 डिग्री जो है ये पूरा सर्कल जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर। ये एमसीक्यू का सबसे फेवरेट पॉइंट है और सिर्फ पाई रेडियन अगर पूछा जाए तो 180 डिग्री के बराबर है। और इसी तरीके से 1 रेडियन किसके बराबर? ये बाकायदा हम ड्राइव करते हैं। 1 रेडियन किसके बराबर है? 57.3 डिग्री, याद रखना है। और 1 डिग्री कितनी रेडियन के बराबर है? 0.01745 रेडियन के, ये याद रखना है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल बन गई, वही वी टी बराबर है आर ओमेगा का, ये भी रिलेशन बताया था। अब ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्लॉकवाइज, जब भी कोई चीज़ क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रही होगी तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इन टू द पेपर है। देखो राइट हैंड रूल के मुताबिक, राइट हैंड रूल लगा के अगर आप देखो तो इन टू द पेपर होगी। और इसी तरीके से अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई चीज़ मूव कर रही होगी तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा आउट ऑफ द पेपर होती है, ये याद रखना है। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से जो भी तब्दीली आती है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। फॉर्मूला इसका हो जाएगा ए टी बराबर है आर अल्फा के, ये भी फॉर्मूला बताया। इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा होता है उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। सेम डायरेक्शन के लिए पैरेलल का वर्ड यूज होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में। डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, जब किसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही होती है तो दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होती है, एंटी पैरेलल होती हैं। ये बाकायदा बुक की डायग्राम की शक्ल में भी बताया गया। फिर जो है वो टाइम पीरियड की बात करेंगे। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
एक पूरा रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर काटने के लिए जो वक्त लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी बराबर है 2π/ω के, या दूसरे अल्फाज में T/f। एफ यहाँ शो कर रहा है किसे, फ्रीक्वेंसी को। फिर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है उसकी डायरेक्शन में तब्दीली होती है। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है उसकी डायरेक्शन में मुसलसल तब्दीली होती है, और उस डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम नाम देते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होती है। तो इन शॉर्ट, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और एक दूसरी एक्सेलरेशन है वो कहलाती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, देखो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ना, वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड। अगर रफ्तार कम ज़्यादा होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल, अगर डायग्राम से अगर मैं बताऊं तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ये हो गया AC। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है। अब जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। AC बराबर है v²/r के, AC बराबर है ω²r के, AC बराबर है 4π²r/t²। ये अच्छे से फॉर्मूला याद रख लो। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगी भाई, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड में भी तब्दीली आ रही है और उसकी डायरेक्शन में तो तब्दीली आएगी ही आएगी, तो उस वक्त जो है वो टेंजेंशियल भी प्रोड्यूस हो रही होगी और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो उस वक्त रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है AC² + AT² का रूट, इन दोनों का सम करो और रूट निकालो तो आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। फिर आ जाता है सेंटीपिटल फोर्स। क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है सेंटीपिटल फोर्स। F बराबर है MAC, F = MA है ना, तो यहाँ A कौन सी रखेंगे, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले थे ना, अभी बताया था, देखो भाई AC बराबर v², ω²r, ये तीनों यहाँ रखो तो फोर्स बन जाएगा भाई। F = MAC है। अब AC की जगह इसका कोई भी फॉर्मूला रख दो, 1 2 3, तो क्या बन जाएगा ये, F = mv²/r, F बराबर जगह mω²r, F = m4π²r/t²। ये सारा इसमें आ जाएगा। और इसमें T जो है वो टाइम पीरियड को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। फिर इसी बात रोटेशनल मोशन में आ जाता है टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी अपॉन एन एक्सिस। किसी भी एक्सिस के हवाले से कोई ऑब्जेक्ट में जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा होता है उसे हम कहते हैं टॉर्क। दूसरी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनती है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। पोजीशन वेक्टर और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क की यूनिट है न्यूटन मीटर। और टॉर्क की एक और डेफिनेशन बनती है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। फोर्स और मोमेंट आर्म का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं टॉर्क। अब इस बेस पर यहाँ एक सवाल है कि भाई एक टायर है, एक टायर है, इसको हम मूव करना चाह रहे हैं ना भाई। एक अगर हमारे पास गाड़ी का जो है वो टायर दिया गया है, उसे हम क्या करना चाह रहे हैं, उसे हम मूव करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये है इसकी रिम पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन एक्सिल पे मूव करते हैं तो वो मूव नहीं करता, क्योंकि रिम पर जब आप वो करते हो तो इसका ये मूवमेंट आर्म, देखो रिम पर जो आप मूव करते हो ये इसका मूवमेंट आर्म है, तो मूवमेंट आर्म मैक्सिमम होता है, लिहाजा हल्की सी भी फोर्स लगाने से ये घूमना शुरू हो जाता है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सेल पे लगाते हो तो इस पर मूवमेंट आर्म क्या होता है, जीरो होता है, लिहाजा उस पर जितनी भी फोर्स लगा रहे हो तो ये घूम नहीं रहा होता। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी टायर को मूव करवाना है तो हमें फोर्स उसकी रिम पे लगानी होती है, उस वक्त मूवमेंट आर्म जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और एक्सिल पे जब आप लगाओगे तो टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मूवमेंट आर्म क्या होता है, जीरो होता है। तो टॉर्क क्या है, फोर्स एंड मूवमेंट आर्म का क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज नोन एज टॉर्क। क्रॉस को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है, आर एफ साइन थीटा। मैक्सिमम 90 डिग्री पे होगा, मिनिमम जो होगा वो 0 पे होगा, क्योंकि आपका मालूम है साइन 90 मैक्सिमम होता है और साइन 0 मिनिमम होता है। टॉर्क जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज क्या कहते हैं, हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। फिर हम बात करते हैं कपल की, हम बात करेंगे कपल फॉर टू इक्वल अपोजिट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस आर नोन एज कपल। भाई दो इक्वल और अपोजिट फोर्स है, भाई ये देखो ये एफ है, ये एफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
दोनों इक्वल है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, भाई दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। नॉन कोलिनियर, कोलिनियर फोर्सेस वो होती है जो एक ही लाइन में आ जाए, ये नॉन कोलिनियर है, एक यहाँ लग रही है तो एक यहाँ लग रही है। तो टू इक्वल अपोजिट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस आर नोन एज कपल। तो जब भी कोई दो फोर्सेस हो जो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट हो, नॉन कोलिनियर हो, एक लाइन में ना हो, तो वो फोर्सेस कहलाती हैं कपल। अब ये कपल फोर्सेस की वजह से क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इसको नीचे धक्का मारे, इसको ऊपर कर रहा है, तो कपल फोर्सेस की वजह से जो भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है उसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ कपल। टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल इज नोन एज मूवमेंट ऑफ कपल। तो कपल फोर्सेस की वजह से जो भी टर्निंग इफेक्ट आ रहा है उसे हम कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ कपल, और उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर है एफ डी। एफ फोर्स को शो कर रहा है और डी शो कर रहा है दोनों के दरमियान डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट आएगा। डी शो कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, दो फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उनके दरमियान को शो कर रहा है। फिर आ जाता है इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है हम उसे कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। इस हिसाब से इक्विलिब्रियम के हमारे पास दो टाइप बन जाती हैं, एक कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो किस में है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हमारी बुक के अंदर एग्जांपल है जंपिंग ऑफ अ पैराट्रूपर्स। पैराट्रूपर्स जो है वो जो जंप करते हैं आसमान से पैराशूट के जरिए, उनकी जो मोशन होती है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की क्या है? एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद आ जाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस का सम अगर जीरो के बराबर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है लीनियर इक्विलिब्रियम में, और उस कंडीशन को हम नाम देते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एक्स एक्सिस पर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो के बराबर होगा, वाई एक्सिस में अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। सेकंड कंडीशन में जब किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाले तमाम टर्निंग इफेक्ट का सम अगर जीरो के बराबर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा एंगुलर इक्विलिब्रियम में, और उस कंडीशन को हम नाम देते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ हमारे पास जो वो यहाँ इसकी स्टेटमेंट से याद करवानी थी आपको। अब आ गया एंगुलर मोमेंटम हमारे पास। एंगुलर मोमेंटम में आपने जो है वो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। क्रॉस हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन थीटा आ जाएगा, आर पी साइन थीटा, और p हमारे पास बराबर होता है एम वी के। तो इसके एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है एल बराबर होता है एम वी आर साइन थीटा। क्या हो जाता है? एम वी आर साइन थीटा। अब मैक्सिमम कब होगा? 90 डिग्री पे। मिनिमम क्या होगा? 0 डिग्री पे। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट याद रखना है, जूल सेकंड के बराबर है। फिर आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट। इसकी बेस पे क्या है? देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा था फोर्स के बराबर है, इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? टॉर्क के। ये एग्जाम का फेवरेट सवाल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? टॉर्क के। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला टॉर्क अगर जीरो के बराबर हो जाता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये बाकायदा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम प्रूफ करते हैं उसकी डेरिवेशन में, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाला नेट टॉर्क अगर जीरो के बराबर होता है फिर भी उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो ये सारी चीज़ें हमने की पॉइंट्स की शक्ल में हमने थोड़ी सी रिवाइज की हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।